morning students. I am Rishiraj Yadav, टीम CLC एंड CLC के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका फिर से वेलकम करता हूं और आज हम लेक्चर नंबर 33 की बात करेंगे। आपको याद रहे कौन सा चैप्टर चल रहा है? बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। शरीर द्रव और शरीर तरल एवं परिसंचरण। ध्यान से समझे बेटा इसको। जो हम बात कर रहे हैं अभी वो लास्ट क्लास से रिलेटेड बात करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने कुछ वॉल्यूम्स के बारे में डिस्कस किया था और उन वॉल्यूम को मैंने डिफाइन किया था स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट, कार्डियक इंडेक्स, ESV, EDV and diastolic volume एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। इनकी हम बात कर रहे थे। तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? हमारे पास ये 4 चैम्बर्ड हार्ट, ये राइट ओरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ओरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये दायां पार्ट है, दायां आलिंद और दायां नीले वाला, और ये बायां पार्ट, ये वेंट्रिकल का पार्ट। तो ये वेंट्रिकल एक सिंगल बीट के अंदर कितना ब्लड सप्लाई करेगा, उसे क्या बोलते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम। हमारा हृदय का वेंट्रिकल जो है, नीले जो है, वो एक बीट में कितना ब्लड सप्लाई कर रहा है बॉडी को, वही क्या है? और ये किसके इक्विवेलेंट है? 70 ml के इक्विवेलेंट। क्लियर है बेटा? अब इसी को एक बीट की बात की गई है, इसी को मैं ये कहूं 1 मिनट में कितना करेगा? 1 मिनट का मतलब क्या हो गया? 72 बीट्स में कितना करेगा? तो मैं कह सकता हूं एक बीट का वॉल्यूम कितना था? 70 ml। 72 बीट का कितना होगा? इंटू 72 बीट्स इज इक्वल टू 5040 ml, और ये इक्विवेलेंट है 5 लीटर। तो
हमारा वेंट्रिकल जो है एक बीट में बॉडी को कितना सप्लाई किया, वो तो क्या हो गया, स्ट्रोक वॉल्यूम। एक मिनट में कितना सप्लाई किया, ये क्या होगा, कार्डियक आउटपुट, या इसी को बोलते हैं हृदय निकास। क्लियर है मेरी बात? कार्डियक इंडेक्स की बात की जाए, कार्डियक इंडेक्स क्या होता है, कार्डियक आउटपुट डिवाइडेड बाय बॉडी सरफेस एरिया। अब आपको पता है कार्डियक आउटपुट की वैल्यू दे दी जाए 5 लीटर है, बॉडी सरफेस एरिया बता दिया जाए, तो हम उसका कार्डियक इंडेक्स निकाल सकते हैं। तो ये भी मैंने लास्ट क्लास में बताया था, ये भी मैंने बता दिया था, ये भी बता दिया था। हम इसकी चर्चा कर रहे थे कि ESV और EDV क्या है। ESV और EDV हमारे पास दो कंडीशन है। एक कंडीशन ये, एक कंडीशन, दो कंडीशन है, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर देखो और यहां पर देखो, दोनों को कंपेयर करें तो यहां पर वेंट्रिकल जो है, नीले की बात कर रहा हूं, नीले क्या है, रिलैक्स। यहां पर यदि कंपैरिजन देखा जाए तो वेंट्रिकल या यहां पर नीले जो हैं वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट। यहां पर नीले क्या है, रिलैक्स, यहां पर क्या है, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्टेड है तो इसको क्या बोलेंगे, सिस्टोलिक कंडीशन। इसको क्या बोलेंगे, डायस्टोलिक कंडीशन। एक क्या हो गया हमारे पास, सिस्टोलिक, और एक क्या हो गया, जब सिस्टोल करेगा या कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यहां पर वॉल्यूम क्या होगा, कम। जब ये रिलैक्स करेगा यहां पर वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा। तो मैं कह सकता हूं जब हमारे नीले रिलैक्स करते हैं, रिलैक्स करने पर उनके अंदर कितना वॉल्यूम है वो कॉन्ट्रैक्ट करने पर कितना वॉल्यूम बचेगा उस वॉल्यूम से ज्यादा होगा। अब इसने रिलैक्स किया और ये क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्टेड। तो जब मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो हम क्या बोलेंगे, एंड, उसके एंड पॉइंट पर सिस्टोलिक कंडीशन थी, वॉल्यूम कितना था। जब हमारा वेंट्रिकल सिस्टोलिक फेज में है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो उसका एंड पॉइंट मान लो ये है, यहां पर कितना वॉल्यूम बचा हुआ। जब ये रिलैक्स करेगा, रिलैक्स, मैक्सिमम रिलैक्स करने के बाद एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, ये कितना है। एक साइड में हम किसकी बात कर रहे हैं, EDV की, एक साइड में किसकी बात कर रहे हैं, ESV। मीन्स जब हमारे नीले डायस्टोलिक फेज में हैं तो उसके पास में कितना वॉल्यूम है, जब सिस्टोलिक फेज में है तब उसमें कितना वॉल्यूम। हम ये मान के चल रहे हैं कि यहां पर डायस्टोलिक फेज थी, तब यहां पर 120 ml वॉल्यूम फिलअप था। और जब ये सिस्टोलिक फेज में आया तब हमारे पास यहां पर वॉल्यूम आया 50 ml।
तो हम ये कह सकते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम यदि निकालना है तो हमें ये भी पता लग गया एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, तो ये कितना है 120 ml और ये कितना है 50 ml। तो हमारे पास क्या बचा रह जाएगा, क्लियर है बेटा? समझ में आ गया सभी को? पल्ले पड़ गया सभी को? देखो एक क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड, जब आपको और ज्यादा तरीके से समझ में आएगा। आपको क्वेश्चन की फॉर्म में दिया गया, हार्ट बीट आपको आइडेंटिफाई करनी एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम दे रखा है एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम दे रखा है, कार्डियक आउटपुट दे रखा है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट। ध्यान से समझे बेटा, क्या कार्डियक आउटपुट की वैल्यू यदि मैं डिफाइन करूं तो मेरे पास नियर अबाउट 5 लीटर, क्वेश्चन की फॉर्म में एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम दे रखा है 100 ml एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम दे रखा है 50 ml। आपसे हार्ट बीट पूछी, सबसे पहले हम क्या करें, स्ट्रोक वॉल्यूम निकाल लें। एक स्ट्रोक वॉल्यूम, देखो बेटा रिलैक्स फॉर्म में इतना था, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में इतना है, तो इसका मतलब वॉल्यूम बाहर चला गया। वो स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, ये कितना है 100, ये कितना है 50, ये कितना है 50 ml। एक पॉइंट तो समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट देखिए क्या, दूसरा है स्ट्रोक वॉल्यूम हार्ट बीट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारे पास क्या आ जाता है, कार्डियक आउटपुट। अब आपके पास स्ट्रोक वॉल्यूम भी आ गया है, हार्ट बीट आइडेंटिफाई करनी है, कार्डियक आउटपुट भी दे रखा है, तो हम क्या लिखेंगे, हार्ट बीट इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट, ये इस साइड में मल्टीप्लाई है तो उस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय स्ट्रोक वॉल्यूम। कार्डियक आउटपुट कितना है 5 लीटर, स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है, यहां पर कितना है स्ट्रोक वॉल्यूम 50 ml। दोनों यूनिट्स को इक्वल करेंगे पहले, 5 लीटर मीन्स 5000 ml, ये कितना आया 50 ml, 0 से 0 कैंसिल और इससे ये कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ बीट आ गई वो कितनी आई 100। क्लियर है मेरी बात यहां तक? तो अभी तक जो हमने बातें की हैं वो कार्डियक साइकिल और कार्डियक एक्टिविटी से रिलेटेड हम बातें कर रहे थे, और उसमें डिफरेंट वॉल्यूम को डिफाइन किया मैंने। फर्स्ट स्ट्रोक वॉल्यूम, सेकंड कार्डियक आउटपुट, थर्ड कार्डियक इंडेक्स, फोर्थ एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम एंड फिफ्थ एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। इन सब के बारे में बातें कर। नेक्स्ट हम बात करें कि इसी एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया जाए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ की फॉर्म में।
तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे इसको, ये देखिए। देखिए बेटा, कार्डियक एक्टिविटी को हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। कार्डियक एक्टिविटी को रिकॉर्ड किस फॉर्म में, वेव या तरंग की फॉर्म में रिकॉर्ड कर। हमारे पास इस तरीके की तरंग आई, इसको नाम दिया पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। इसका मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव के बेसिस पर दो ही टाइप। दूसरा, जो वेव है या तरंग है, उनके तीन अलग अलग नेम है, P, Q, R, S, T। ये P वेव है, ये Q, R, S कॉम्प्लेक्स है और ये T वेव। जब हम कार्डियक एक्टिविटी को, आगे मैं इसकी डिटेल में बात करूंगा, जब हम कार्डियक एक्टिविटी को इस तरीके से रिकॉर्ड करें तो हमारे पास में ये कार्डियक एक्टिविटी P, Q, R, S और T में आएगी। और यदि ये इस तरीके से कार्डियक एक्टिविटी स्टेट फॉर्म में आ जाए, ये ऐसे सीधे फॉर्म में आ जाए, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो है इसकी साउंड इस तरीके से रिकॉर्ड की जाती है, पिप 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 पिप, इस फॉर्म में रिकॉर्ड की जाती है। और जैसे ये स्ट्रेट लाइन में, आपने देखा भी होगा कुछ फिल्मों में ऐसा दिखाया भी जाता है कि ये वेव स्ट्रेट में कन्वर्ट हो गई, तो यहां पर इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी। इसका मतलब पिप 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 की फॉर्म में जो साउंड आ रही थी वो क्या थी, बीटिंग फॉर्म थी। बीटिंग का मतलब जो बीट्स चल रही थी, इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक का टाइम पीरियड जो है वो 0.8 सेकंड को शो कर रहा था। और ये किसका टाइम पीरियड है, एक बीट। अब ये साउंड आना बंद हो गई और इसमें कन्वर्ट हो गई, इसका मतलब क्या हो गया, बीट यहां पर क्या होगी, स्टॉप। इसी को बोलते हैं कार्डियक एक्टिविटी स्टॉप या कार्डियक अरेस्ट। आपसे पूछ लिया जाए कि इसी कार्डियक एक्टिविटी को यदि ईसीजी में रिकॉर्ड किया गया है, तो ईसीजी में ये फॉर्म में साउंड आ रही थी और ये इसमें कन्वर्ट हो जाए, तो ये किसको इंडिकेट करेगा, ये इंडिकेट करेगा कार्डियक अरेस्ट। क्लियर है मेरी बात। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है। नेक्स्ट देखिए बेटा, हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में ह्यूमन हार्ट की स्ट्रक्चर देखते हैं
एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसी दिखाई देगी, इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी दिखाई देगी। ह्यूमन सर्कुलेटरी मानव परिसंचरण तंत्र। इसमें किसकी बात करेंगे हम? ह्यूमन हार्ट की बात करें। बेटा आपसे पूछा जाए ह्यूमन हार्ट की ओरिजिन या उत्पत्ति कहां से होती है? मेजोडर्मल ओरिजिन। यदि उत्पत्ति से क्वेश्चन पूछा जाए कि ह्यूमन हार्ट, मानव जो हृदय है, उस मानव हृदय की ओरिजिन या उत्पत्ति कहां से? मेजोडर्मल। इसकी लोकेशन क्या है, स्थिति क्या है? मीडियास्टिनम स्पेस। मध्यावकाश बोलते हैं। आपने देखा होगा यहां पर लंग्स है, यहां पर दूसरा लंग, और इसके बीच में जो स्पेस है इसको बोल रहे हैं मीडियास्टिनम स्पेस। दोनों फेफड़ों के बीच का स्पेस। इसका मतलब ये मीडियास्टिनम स्पेस कहां पर होगा? थोरेसिक कैविटी, या क्या बोलेंगे इसको, विकसीय गुहा। ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय की ओरिजिन क्या है? मेजोडर्मल। ह्यूमन हार्ट की लोकेशन क्या है? मीडियास्टिनम स्पेस या मध्यावकाश। मध्यावकाश कहाँ पर होता है? दोनों फेफड़ों के बीच में। और पूरे फेफड़े कहाँ पर होते हैं? थोरेसिक कैविटी में। इसका मतलब थोरेसिक कैविटी के मीडियास्टिनम स्पेस के अंदर ये लोकेटेड होगा। यदि इसके शेप में देखा जाए तो ये आपको इस तरीके से दिखाई देगा। ऐसा दिखाई देगा। ये इसका बेस पार्ट है और ये इसका अपेक्स पार्ट। बेस पार्ट यहां पर है और अपेक्स पार्ट इस तरीके से। ये अपेक्स पार्ट जो है इस तरीके से एक नोच लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम बोलते हैं कार्डियक नोच। और ये कहां पर होती है? लेफ्ट लंग के अंदर, जो हमारा बायां फेफड़ा है उसके अंदर। तो इसका अपेक्स पार्ट इस कार्डियक नोच के अंदर दसा हुआ होता है। तो ह्यूमन हार्ट की ओरिजिन से पूछा जाए, लोकेशन से पूछा जाए, या फिर कार्डियक नोच कहां पर प्रेजेंट है? लेफ्ट लंग के अंदर। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लोगे। आगे देखिए क्या है। ये जो ह्यूमन हार्ट है, वेट की फॉर्म में इसके वजन की बात की जाए तो मेल के अंदर इसका वजन फीमेल की तुलना में ज़्यादा होगा, लगभग 340 ग्राम, और यहाँ पर 280 ग्राम।
और कैसा दिखाई देता है? जैसे हमारी पूरी बॉडी में हार्ट किस तरीके से आकार का साइज ये होगा, जिस तरीके से मैं ये मुट्ठी बंद करूं, मीन्स फिस्ट के शेप का होगा। मुट्ठी के आकार का। क्लियर है बेटा? मैं पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूं। पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम तो यदि ब्लड कैपिलरीज की बात की जाए तो वो एंडोवर्ड भी होगा और मैक्सिमम मीजो भी होगा। तो पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम की बात की जाए तो हमारे केस में एंडो मीजोडर्मल ओरिजिन का है। और बेटा केवल बात की जा रही है हार्ट की, तो हार्ट की ओरिजिन कैसी होगी? मीजोडर्मल। यहां पर एंडो मीजोडर्मल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मैक्सिमम पार्ट तो मीजोडर्मल है, लेकिन ब्लड लाइनिंग जो होती है, कैपिलरीज की लाइनिंग जो इनर मोस्ट है, वो एंडोडर्मल होती है, इसलिए कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम एंडो मीजोडर्मल होती है। ठीक है। यदि मानव के हृदय में बात की जाए, चाहे वो मानव की बात करें, चाहे वो पक्षी की बात करें, चाहे वो मगरमच्छ की बात करें, इन सभी के अंदर हार्ट के अंदर कंप्लीट 4 चैम्बर्ड होंगे, जिसमें 2 क्या हैं? आलिंद, और 2 क्या हैं? नीले। मीन्स 2 ओरिकल है और 2। ठीक है यहां तक? नेक्स्ट पॉइंट देखिए बेटा। आगे और देखिए बेटा, हम ये मान के चल रहे हैं हमारा हार्ट कुछ इस तरीके से दिखाई दे। इस तरीके से दिखाई। हम इसे क्या बोलेंगे? राइट ओरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ओरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है। 2-3 चीजें ध्यान से समझे बेटा। यहां पर ये वेंट्रिकल का पार्ट है, तो इस वेंट्रिकल के बीच में ये सेगमेंट लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल को अलग कर रहा है। इसे बोलते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। यहां पर ये इस ओरिकल को इंटर ऑरिकुलर सेप्टम इसके नाम से जानते हैं। यहां पर
इस ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर को भी सेपरेट कर रहा है, जिसे बोलते हैं इंटर ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब यहां से यदि आप देखेंगे तो इस तरीके से डिप्रेशन दिखाई देगा, यहां से भी इस तरीके से। इस डिप्रेशन को बोलते हैं कोरोनरी सल्कस। ये हमारे पास क्या हो गया, दायां आलिंद, दायां नीले, ये बायां आलिंद, बायां नीले। इस दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच में ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड या त्रिवलनी कपाट। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं बाइकस्पिड या मिट्रल वाल्व। क्लियर? अब आपको पता है ये वाला भाग जो है, जिसे हम बोल रहे हैं दायां आलिंद, इस वाले भाग को हम बोल रहे हैं बायां आलिंद। तो इस दाएं आलिंद के अंदर इस तरीके से ओपनिंग्स दिखाई देंगे। ये ओपनिंग क्या है, ये सुपीरियर वेना कैवा, इंफीरियर वेना कैवा। सुपीरियर वेना कैवा और इंफीरियर वेना कैवा। इसको बोलते हैं अग्र महाशिरा और इसको बोलते हैं पश्च महाशिरा। और जो ये ओपनिंग आपको दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं कोरोनरी साइनस। तो दाएं आलिंद के अंदर शरीर से विऑक्सीजनित रक्त को लाने के लिए, यहां पर विऑक्सीजनित रक्त को लाने के लिए, विऑक्सीजनित रक्त को लाने के लिए ये जो ओपनिंग प्रेजेंट है सुपीरियर वेना कैवा की, इंफीरियर वेना कैवा की और कोरोनरी साइनस, इनके ऊपर वाल्व पाए जाते हैं। यहां पर कपाट पाए जाते हैं। इंफीरियर वेना कैवा पर जो कपाट पाया जाता है उसे बोलते हैं यूस्टेकियन वाल्व या यूस्टेकियन कपाट। कोरोनरी साइनस पर भी वाल्व पाया जाता है, मीन्स यहां पर भी कपाट पाया जाता है, जिसे बोलते हैं थीबेसियन वाल्व।
और सुपीरियर वेना कैवा के ऊपर जो वाल होता है उसे क्या बोलते हैं? हैवर्सियन वाल। आपसे पूछा जाए सुपीरियर वेना कैवा, इंफीरियर वेना कैवा और कोरोनरी साइनस के वाल्व का क्या नाम है? थिबेसियन कोरोनरी का, यूस्टेकियन इंफीरियर का और हैवर्सियन। क्लियर है मेरी बात? लेफ्ट ऑरिकल जो है, बायां आलिंद है, यहां पर प्रत्येक फेफड़े से दो, इस तरीके से एक फेफड़े से दो और दूसरे फेफड़े से भी दो। तो ये क्या करेंगी? अभी मैंने आपको बताया, यहां पर जो आएगा वो कैसा ब्लड आएगा? डीऑक्सीजिनेटेड। और यहां पर कैसा ब्लड आएगा? ऑक्सीजिनेटेड। और इनको लाने के लिए कौन है? पल्मोनरी वेन, मीन्स फुफ्फुसीय सिरा। हमारी बॉडी की एकमात्र ऐसी सिरा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आ रही है, फुफ्फुसीय सिरा। और यहां पर किसी भी प्रकार के वाल्व नहीं पाए जाते। क्लियर है? आपसे कहा जाए हमारे शरीर से डीऑक्सीजनेटेड या विऑक्सीजनित रक्त को लाने के लिए कौन कौन से पार्ट है? सुपीरियर वेना कैवा, इंफीरियर वेना कैवा और कोरोनरी साइनस जो हार्ट की वाल से लाएगा, इंफीरियर वेना कैवा लोअर बॉडी ऑर्गन से लाएगा, सुपीरियर वेना कैवा अपर बॉडी ऑर्गन से लाएगा। बॉडी में से लंग्स से ऑक्सीजनेटेड लाने के लिए पल्मोनरी वेन है, प्रत्येक फेफड़े से दो, तो दो और दो टोटल कितने हो गए? 4। यहां पर किसी भी प्रकार का वाल नहीं होता। यहां पर कैसा वाल हो गया? ट्राइकस्पिड। यहां कैसा हो गया? बाइकस्पिड। यहां पर कैसा हो गया? हैवर्सियन। यहां कैसा हो गया? यूस्टेकियन। और यहां कैसा हो गया? थिबेसियन। लेकिन यहां पर किसी भी प्रकार का वाल नहीं। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है यहां तक सभी को? ठीक। अब आगे देखिए बेटा, ध्यान से समझो। यहां पर इस तरीके से आपको ये जो पार्ट, डीप पार्ट दिखाई दे रहे हैं, इसी तरीके से यहां पर भी आपको डीप पार्ट दिखाई देंगे। इनको बोलते हैं पैपिलरी मसल। और इन पैपिलरी मसल से यहां ट्राइकस्पिड, इसके बेस पार्ट से इस तरीके से स्ट्रक्चर्स जो है, ये संरचनाएं जो अटैच है, इनको बोलते हैं कोर्डा टेंडिनी। क्या रोल है यहां पर, इसको ध्यान से समझे। जब भी हमारी बॉडी के अंदर ऑरिकल से वेंट्रिकल में ब्लड आएगा, आलिंद से नीले में जो ब्लड आएगा, यहां से ब्लड यहां पर आया, यहां से ब्लड यहां पर, तो इस तरीके से वाल्व है, तो ये ऐसे खुल जाएंगे, तो ब्लड वेंट्रिकल में आ गया। अब वेंट्रिकल से ब्लड कहां जाएगा? एक साइड में फेफड़े में जाएगा और एक साइड में बॉडी में जाएगा। जब वहां से ब्लड जाएगा तो वेंट्रिकल क्या करेंगे?
संकुचित। वेंट्रिकल जैसे संकुचित करेंगे तो दाब बढ़ेगा, दाब बढ़ने से ये जो खुले हुए वाल्व थे ये वापस क्या होंगे, बंद, इस तरीके से बंद होंगे। यदि इनसे कॉर्डा टेंडिनी अटैच नहीं होता तो ये वापस ऊपर की साइड खुल जाते और ब्लड वेंट्रिकल से ओरिकल में चला जाता। तो ये कॉर्डिना टेंडिनी क्या कर रही है, यहां से ब्लड यहां पर वापस ना चला जाए तो इसको बैक फ्लो जो होगा ब्लड का, बैक फ्लो ब्लड का है, उसको प्रिवेंट करने का काम करती है, ब्लड के बैक फ्लो को रोकने का काम कौन करती है। क्लियर है? यहां पर छोटे छोटे उभार भी दिखाई दे रहे हैं, इनको बोलते हैं कैरना। जो बड़े उभार दिखाई दे रहे थे वो क्या है, पैपिलरी मसल्स। पैपिलरी मसल का एक एंड और दूसरी साइड में ट्राइकस्पिड जो है, ये कस्पिड वाल्व है, इनका बेस इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट है, कॉर्डा टेंडिनी। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कॉर्डा टेंडिनी को ब्रेक कर दिया जाए तो क्या होगा। कॉर्डा टेंडिनी क्या कर रही थी, ब्लड के बैक फ्लो को रोक रही थी। दूसरा क्या करेगी, यहां से अब ब्लड कहां जाएगा, लंग्स के अंदर। तो मैं एक बार डायग्राम में देखूं, तो यहां से बेटा ब्लड कहां जाएगा, ये ब्लड जाएगा लंग्स के पास, और इस साइड से ये जो ब्लड आएगा ये किस में आएगा, बॉडी के अंदर। तो यदि इनको ब्रेक कर दिया जाए तो प्रॉपर बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड के वाल्व के ओपन और क्लोज होने में प्रॉब्लम आएगी। तो ये वाला फ्लो कम हो जाएगा, ये वाला फ्लो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बॉडी को जो सप्लाई हो रहा है इसको बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन, या इसी को बोलते हैं दैहिक परिसंचरण। और लंग्स को जो सप्लाई हो रहा है इसको बोलते हैं फुफ्फुसीय परिसंचरण। क्लियर है बेटा? ये स्ट्रक्चर जो मैंने बताई है, ये मैंने आउटर स्ट्रक्चर के बारे में बातें की हैं। और भी स्ट्रक्चर जो बाहर से आपको पॉसिबल नहीं हो पाएगी, तो उसको हमने क्या कर दिया, इस तरीके से सेक्शन की फॉर्म में देखा। और आउटर स्ट्रक्चर की जो मैं बात करूं, ये कैसा सेक्शन है, इनर पार्ट का। यहां पर हम आउटर पार्ट की बात करें तो इसके ऊपर क्या होंगे, कवरिंग्स होंगे। इसके ऊपर क्या होंगे, कवर होंगे, क्योंकि हमारी बॉडी का सॉफ्ट ऑर्गन है। सॉफ्ट ऑर्गन एक्सटर्नल शॉक, भारी कोई भी आघात इसके ऊपर लग सकता है, उससे बचाने के लिए इसके पास कवरिंग है। ये मान के चल रहे हैं सबसे इनर मोस्ट कवरिंग ये है
मिडल कवरिंग, और ये है आउटर कवरिंग। इस इनर मोस्ट कवरिंग को, ये जो इनर मोस्ट कवरिंग है, इसको बोलते हैं एंडोकार्डियम और सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, सरल सल्की उपकला की बनी होती है। मिडल पार्ट, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, सबसे ज्यादा मोटा या थिकेस्ट पार्ट होता है। ये मायोकार्डियम, और मायोकार्डियम जो पार्ट है, ये कार्डियक मसल, जो कभी ना थकने वाली और कभी ना रुकने वाली मसल्स ऐसी होती है, उनका बना हुआ है। और ये पार्ट जो है, ये एपिकार्डियम का है। एपिकार्डियम के भी दो पार्ट, ये फाइब्रस पार्ट और ये वाला सीरस पार्ट। इस सीरस पार्ट के भी दो पार्ट है बेटा आगे, एक बाहर की तरफ, एक अंदर की तरफ। अंदर की तरफ है उसे बोलते हैं विसरल पेरिकार्डियम, और बाहर की तरफ उसे बोलते हैं पैराइटल पेरिकार्डियम। दोबारा ध्यान से समझे, हार्ट के इस तरीके की जो कवरिंग्स हैं, तो आउटर मोस्ट पार्ट ये एपिकार्डियम है। एपिकार्डियम में तीन पार्ट, दो अंदर के सीरस, एक बाहर का फाइब्रस। अंदर के सीरस में भी दो पार्ट, बाहर वाले को नाम दे दिया पैराइटल पेरिकार्डियम, अंदर वाले को विसरल पेरिकार्डियम। और ये भी सरल सल्की उपकला, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, और ये भी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, सरल सल्की उपकला का बना हुआ है। बीच वाला पार्ट मायोकार्डियम सबसे थिकेस्ट पार्ट है, कार्डियक मसल्स, और अंदर वाला पार्ट जो एंडोकार्डियम है वो भी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। तो बीच वाला पार्ट कार्डियक मसल का बना हुआ है, बाहर और अंदर वाला सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, सरल सल्की उपकला का। विसरल पेरिकार्डियम और पैराइटल पेरिकार्डियम के बीच में यहां पर एक लिक्विड भरा हुआ होता है, इस लिक्विड को बोलते हैं कार्डियल फ्लूइड या पेरिकार्डियल फ्लूइड। जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है, एक्सटर्नल शॉक से, बाहरी आघातों से सुरक्षा करेगा। जब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करेगा हार्ट, तो घर्षण में इसकी वाल डैमेज नहीं हो जाए, इसकी दीवारों को कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए, तो उस घर्षण को भी कम करने में सहायता करता है। क्लियर है मेरी बात? बाहरी स्ट्रक्चर देखा जाए तो बाहरी स्ट्रक्चर कवरिंग की फॉर्म में है। हमारे हृदय में दो आलिंद और दो नीले होते हैं, इस तरीके से कवरिंग है। इनर मोस्ट एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, देन एपिकार्डियम। एपिकार्डियम के अलग अलग पार्ट है, विसरल और पैराइटल और कार्डियल फ्लूइड वाले पार्ट। इंटरनल पार्ट को यदि देखा जाए तो इंटरनल पार्ट में राइट ओरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ओरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ओरिकल, राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड, लेफ्ट ओरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड या मिट्रल वाल। यहां पर सुपीरियर वेना कैवा, इंफीरियर वेना कैवा, कोरोनरी साइनस। यहां पर पल्मोनरी वेन की ओपनिंग्स। यहां पर ये कोडा टेंडिनी, दीज आर द पेपिलरी मसल्स, दीज आर द कैरना।
क्लियर? अब आपको ये कहा जाए कि ये जो सर्कुलेशन है यहां पर भी और यहां पर भी अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं? सेमी लूनर वाल्व, अर्धचंद्राकार। आपको पता होना चाहिए कि यहां पर जो अर्धचंद्राकार कपाट हैं, ये बंद होने से हार्ट की सेकंड साउंड सुनाई देती है, डब। और बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व के बंद होने से हार्ट की पहली साउंड सुनाई देती है, लब। और लब और डब स्टेथोस्कोप से सुनी जाती है। और लब और डब में मैंने डिफरेंस भी बताया था। फर्स्ट साउंड लब लॉन्ग ड्यूरेशन एंड लो पिच के लिए, सेकंड साउंड डब हाई पिच और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है। यदि इन साउंड को सुनने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आना शुरू हो जाए, इसका मतलब हार्ट में साउंड प्रोड्यूसिंग में प्रॉब्लम हो रही है, तो इसका मतलब हार्ट मर्मर डिजीज हो सकती है। क्लियर है मेरी बात? आज बेटा जी मैंने क्या क्या डिस्कस किया आपसे? डिफरेंट टाइप के स्ट्रोक वॉल्यूम है, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है, कार्डियक आउटपुट है, कार्डियक इंडेक्स है। ये क्या है इसके बारे में? इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी करवाया आपको कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है हार्ट बीट के बारे में। स्ट्रोक वॉल्यूम दे रखा है, कार्डियक आउटपुट दे रखा है, हार्ट बीट पूछा गया, या कुछ और वैल्यूज दे रखी थी और फिर हार्ट बीट पूछा गया, तो निकाल सकते हैं। इसके बाद मैंने बात की हार्ट की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में आपको इस तरीके से कवरिंग्स की फॉर्म दिखाई देगी, और इंटरनल स्ट्रक्चर देखी जाए तो आपको ये सभी स्ट्रक्चर्स यहां पर दिखाई देगी। तो नेक्स्ट क्लास में इसी पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।